नमस्ते। आज हम एक काफी बड़े मामले पर बात करने वाले हैं। जी। आजकल बहुत चर्चा में है प्रवर्तन निदेशालय, मतलब ईडी कि एक जांच। हाँ, ये अनिल अंबानी समूह और येस बैंक से जुड़ा कथित लोन फ्रॉड मामला है। बिल्कुल, हमारे पास एनडीटीवी, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, इन सब स्रोतों से जानकारी है। तो कोशिश करते हैं समझने की कि असल में चल क्या रहा है। जी बिल्कुल। तो सबसे ताजा खबर से शुरू करते हैं। ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हाँ, बड़ा एक्शन। रिलायंस अनिल अंबानी समूह, जिसे आर्य आगा कह रहे हैं, उससे जुड़ी कोई 50 से ज्यादा कंपनियां 50 से ज्यादा और 25 से ज्यादा व्यक्ति, इनके करीब 35 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। 35 ठिकाने? हाँ, काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है ये तो। हाँ, काफी फैला हुआ। और ये मामला जुड़ा है करीब 3000 करोड़ के लोन से। जी, 3000 करोड़। ये लोन येस बैंक ने दिए थे 2017 से 2019 के बीच। और आरोप हैं मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन फ्रॉड के। ये तो काफी गंभीर आरोप है। बिल्कुल, बहुत गंभीर। और इसमें एक जो दिलचस्प बात निकल कर आ रही है, हाँ, वो ये कि जांचकर्ताओं को शक है कि लोन बांटने से ठीक पहले पैसा येस बैंक के ही प्रमोटर्स से जुड़ी कंपनियों में भेजा गया। अच्छा, एक तरह का क्या कहें, लोन के बदले कुछ और। हाँ, शक इसी तरफ जा रहा है कि कहीं ये लोन के बदले रिश्वत जैसा मामला तो नहीं है। एक क्विड प्रो को का शक है। और ईडी को लोन देने के तरीके में भी कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। हाँ, कई सारी, जैसे बैक डेटिंग करके क्रेडिट मेमो बनाना पिछली तारीखों में। ओके। हाँ, और वो एवरग्रीनिंग करना, पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन दे देना। अच्छा, ये तो सुना है। और बिना सही जांच पड़ताल, ड्यू डिलिजेंस के बिना ही लोन पास कर देना। यहां तक कि औपचारिक मंजूरी से पहले ही लोन दे देना। अरे बाप रे। पूरी प्रक्रिया को ही साइडलाइन कर दिया गया है। लगता तो ऐसा ही है। नियमों को ताक पर रखा गया है। और ये पैसा फिर गया कहाँ? ये 3000 करोड़ आरोप है कि पैसा ऐसी शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया। शेल कंपनियां सिर्फ कागजों पर? हाँ, अक्सर ऐसी ही होती हैं, जिनका काम फंड्स को इधर उधर करना होता है। और मजे की बात ये कि इनमें से कई के डायरेक्टर या पते भी मिलते जुलते थे। अच्छा, ये तो पैटर्न लग रहा है। जी, ये सब तरीके हो सकते हैं लोन की रकम को ठिकाने लगाने के। और ये जांच सिर्फ ईडी नहीं कर रही है, शायद ऐसे मामलों में अक्सर कई एजेंसियां शामिल होती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक मल्टी एजेंसी जांच बन गई है। सीबीआई तो पहले से इसमें शामिल है। सीबीआई, उनकी एफआईआर भी है। जी, 2 एफआईआर पहले से दर्ज हैं। इसके अलावा सेबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी है, एनएफआरए है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब से भी जानकारी ली जा रही है। अच्छा, आपने सेबी का जिक्र किया। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड आरएचएफएल को लेकर उन्होंने कुछ कहा था? हाँ, सेबी ने आरएचएफएल पर खास तौर पर ध्यान दिया था। उनकी जो कॉर्पोरेट लोन बुक थी, वो सिर्फ एक साल में वित्त वर्ष 2018 से 2019 के बीच लगभग दुगनी हो गई। 3742 करोड़ रुपए से बढ़कर 8670 करोड़ रुपए। एक साल में डबल! ये तो बहुत तेज बढ़ोतरी है। हाँ, और यही तेजी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये मामला अचानक से नहीं आया है, इसका कोई बैकग्राउंड, कोई पुराना कनेक्शन भी है? सही कहा आपने। असल में इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्होंने पहले ही जून 2022 में रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम और व्यक्तिगत तौर पर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। अच्छा, 2022 में ही? जी, और उसी के आधार पर सीबीआई में शिकायत हुई थी और आरकॉम दिवालिया प्रक्रिया में भी चली गई थी। तो ये जो अभी हो रहा है, ये उसी कहानी की एक अगली कड़ी लगती है। समझ गई। तो तार जुड़ रहे हैं और जाहिर है इतनी बड़ी कार्रवाई का इन छापों का असर बाजार पे भी पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ा। छापेमारी वाले दिन रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स में गिरावट आई। कितनी गिरावट? करीब 5 से 9% तक गिरे थे दिन के कारोबार में। वैसे भी पिछले कुछ समय से इन पर दबाव तो चल ही रहा था। अच्छा, इस सब पर रिलायंस पावर की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है? हाँ, रिलायंस पावर ने एक बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि इन छापों का उनकी कंपनी के कामकाज पर या फाइनेंस पर, शेयर होल्डर्स या कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अच्छा। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो आरकॉम और आरएचएफएल से संरचनात्मक रूप से अलग हैं और ये जो आरोप हैं ये अभी विचाराधीन हैं, सब जुडिस हैं। और अनिल अंबानी अब उनके बोर्ड या मैनेजमेंट में शामिल नहीं है। तो उन्होंने खुद को इससे अलग दिखाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, एक तरह से दूरी बनाई है। तो आगे क्या?
मतलब अब क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, एक तो ईडी अपनी जांच जारी रखेगी, पूछताछ होगी, सबूत जुटाए जाएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी, चार्जशीट वगैरह। ठीक है। दूसरा, एसबीआई की जो शिकायत थी उस पर सीबीआई अपनी जांच तेज कर सकती है क्योंकि उनकी एफआईआर तो है ही। और तीसरा, जो रेगुलेटरी जांच है सेबी, एनएचबी वगैरह की, वो भी तेज हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद बैंकिंग सेक्टर में लोन देने के तरीकों पर, निगरानी पर फिर से सवाल उठेंगे। बिल्कुल। ऐसी घटनाएं अक्सर सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को सामने लाती हैं। रेगुलेटर्स पर भी दबाव बढ़ता है कि वो नियमों को और सख्त करें और निगरानी को बेहतर बनाएं। मामला तो काफी पेचीदा है और लगता है लंबा चलेगा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। जी बिल्कुल। चलिए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब ऐसे बड़े और जटिल वित्तीय मामले सामने आते हैं तो सिर्फ नियम बना देना काफी है या फिर पूरे बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता और हर स्तर पर जवाबदेही लाने के लिए कुछ और भी करने की जरूरत है? जरूर सोचिएगा इस पर।